Good morning, dear students. Today I am here with you to discuss some more important topics which are related with the chapter People as Resource. So today in our lecture, we will discuss about three important topics of this chapter. First one is what is the meaning of economic activities and which type of activities are included under economic activities. Actually, these activities are divided into two parts: market activities and non-market activities. Then after that we will discuss about the gender discrimination, according to which our historical and cultural experiences shows that in India there is a division of labor. After that we will discuss about the quality of population, that what is the meaning of quality of population and how we can say a part of population a quality population. किन चीज़ों पे based होगा कि हम उस part को quality population बोलें. And how education and health is related with the quality population, कैसे वो relate करते हैं and how it helps the quality population preparation. So now let us start our topic with the first point, that is economic activities. Actually economic activities are done by both men and women. दोनों तरीके के जो पोर्शंस हैं वो पॉपुलेशन का पार्ट है और दोनों ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आती हैं. वेरियस एक्टिविटीज़ आर देयर अंडर these activities and these activities are directly or indirectly related with three sectors. आप किसी भी एक सेक्टर में एंगेज हो सकते हैं. It may be you are producing goods or maybe you are producing services. So जो भी आप वर्क करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, गुड्स का करें या सर्विसेज का करें, all those activities are related with any one of these three sectors. कोई भी एक सेक्टर से वो रिलेट करेगा. So there are three sectors, division of three sectors: primary, secondary and tertiary sector. Now first of all I am explaining you the meanings of these sectors. After that we are dividing the different activities into these sectors. What is the meaning of primary sector? Primary sector is that sector under which raw material is extracted. Extracted from natural resources. It means जो प्राइमरी सेक्टर है उसमें आप क्या करते हो, रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करते हो. कहाँ से? नेचुरल रिसोर्सेज से. फॉर एग्जाम्पल अगर फिशिंग की जाती है या फॉरेस्ट्री का अगर हम एग्जाम्पल लें तो ये सब चीज़ें किससे रिलेट करती है? नेचुरल रिसोर्सेज से. सेम इसी वे में माइनिंग है, क्वायरिंग है, ये सभी चीज़ें भी किसका पार्ट है? नेचुरल रिसोर्सेज का. तो इनकी हेल्प से जो भी रॉ मटेरियल्स आपको मिलते हैं वो सभी किसके उसमें आ जाएंगे? प्राइमरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होंगे. बिकॉज इन सभी केसेस में आप क्या कर रहे हो? रॉ मटेरियल्स को रेडी कर रहे हो. इसमें आप फार्मिंग भी आपका इंक्लूड होता है जो कि मेन एक्टिविटी का पार्ट है. फार्मिंग के साथ साथ हम इसमें पोल्ट्री है, डेयरी फार्मिंग है, वो सभी इसी का पार्ट होंगे. इट मीन्स जहाँ से भी आपको रॉ मटेरियल मिलेगा वो सभी जो एरियाज हैं प्रोडक्शन के वो सारे किस में आ जाएंगे? आपके प्राइमरी सेक्टर में. नाउ द सेकेंडरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर इज दैट सेक्टर अंडर विच रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड्स. रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट करते हैं? फिनिश्ड या कि फाइनल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. ये रॉ मटेरियल्स कहाँ से लिए जाएंगे? प्राइमरी सेक्टर से. इट मीन्स प्राइमरी सेक्टर का रॉ मटेरियल यूज करके सेकेंडरी सेक्टर में क्या हो जाएगा? फिनिश्ड गुड्स में उसे हम कन्वर्ट कर देंगे. इसीलिए इस सेक्टर को हम क्या बोलते हैं? दिस सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. यहाँ पे इसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं चीज़ों को, तो इसे मैन्युफैक्चरिंग या फिर कंस्ट्रक्शन दोनों एक्टिविटीज के लिए लिया जाता है. सो दो तरह की एक्टिविटीज यहाँ पे होंगी. जो भी वर्क मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करेगा वो सब किसके अंडर आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर. प्लस जो भी वर्क आपका कंस्ट्रक्शन सेक्टर से लिंक करता है वो भी सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट होगा. आई थिंक आप सबको क्लियर हो गया होगा. कंस्ट्रक्शन में आप एग्जांपल लीजिए, जैसे रोड्स हैं. अब रोड्स बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सीमेंट की रिक्वायरमेंट है, कहीं पे आपको लाइमस्टोन की, आयरन ओर की रिक्वायरमेंट है. सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी? प्राइमरी सेक्टर से. क्योंकि माइनिंग कहाँ पे हो रही है? प्राइमरी सेक्टर में. तो यहाँ से रॉ मटेरियल मिला, सेकेंडरी ने उसको कन्वर्ट कर दिया. दैट प्रोसेस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग. एंड
Also construction is included under secondary sector because in construction also you are using the raw material which is provided by the primary sector. So इस केस में हम इन दोनों चीजों को यहाँ पे इंक्लूड करते हैं. अब मैन्युफैक्चरिंग होती कहाँ पे? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो आपकी इंडस्ट्रीज में होती है. सो इसीलिए सेकेंड नेम जो सेक्टर का है दैट इज इंडस्ट्रियल सेक्टर. इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोल सकते हैं. सेम इसी वे में प्राइमरी सेक्टर बेसिकली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पे, तो इसे हम एग्रीकल्चरल एंड अदर एक्टिविटीज भी मेंशन कर सकते हैं. अदर एक्टिविटीज हम क्यों मेंशन कर रहे हैं? बिकॉज एग्रीकल्चर से अगर हम अलग जाते हैं तो जो आपका माइनिंग है, क्वेरिंग है, ये सब चीजें अदर एक्टिविटीज में आ जाएंगी. तो ये इनके सेकेंड नेम्स हैं. अब आता है आपके पास टर्शियरी सेक्टर. ये जो दोनों सेक्टर्स हैं ये प्रोड्यूस करते हैं गुड्स. These are for producing goods. And our third sector is for producing services. थर्ड सेक्टर आपको गुड्स प्रोवाइड नहीं करता है, वो आपको क्या प्रोवाइड करता है? थर्ड सेक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है. सो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? सेकेंड नेम इज सर्विस सेक्टर. अब सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है? कोई भी फैसिलिटी जो आपके बिजनेस को सेटअप करने के लिए, स्मूथली रन करने के लिए रिक्वायर्ड है, बट आप हर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए एक प्रॉपर डिपार्टमेंट नहीं सेटअप कर सकते बिकॉज उससे आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. तो उस तरह की सर्विसेज को हम कहाँ से लेते हैं? मार्केट से. फॉर एग्जांपल फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो बैंक्स नहीं ओपन करेंगे, क्या करेंगे? बैंकिंग की हेल्प लेंगे. एक फैसिलिटी है जो बैंक हमें प्रोवाइड करेगा. इंश्योरेंस करवाना है तो किसकी हेल्प लेंगे? इंश्योरेंस कंपनी की हेल्प लेंगे. कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन सेंटर्स की हेल्प लेंगे. सो इसी वे में ये सभी एक्टिविटीज सर्विसेज का पार्ट है और ये इसीलिए थर्ड सेक्टर हमारा क्या है? सर्विस सेक्टर है. आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा. सो ये तीनों सेक्टर्स क्या डिफाइन करते हैं? दीज सेक्टर्स आर फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स और फॉर सर्विसेज. थर्ड सेक्टर आपका सर्विस प्रोवाइड करता है, गुड्स प्रोड्यूस नहीं करता है. अब आते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर जो कि एक्टिविटीज से रिलेट करता है कि इन्हीं एक्टिविटीज को हम डिवाइड कैसे करते हैं. एक्चुअल में जो भी प्रोडक्शन इन तीनों सेक्टर से हुआ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी हमने प्रोड्यूस किया वो जो प्रोडक्शन है दैट इज बेनिफिशियल फॉर इंक्रीजिंग द नेशनल इनकम बिकॉज ये वैल्यू ऐड करता है नेशनल इनकम में. जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतनी ही ज्यादा सेल होगी और जितनी ज्यादा सेल होगी उतनी ही नेशन की इनकम इंक्रीज होती जाएगी. सो इसीलिए जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा इट मीन्स आपकी जीडीपी ग्रोथ हो रही है. गुड्स एंड जो सर्विसेज है वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है. जीडीपी ग्रोथ में सेल ज्यादा होगी और सेल के साथ साथ आपकी क्या इंक्रीज हो जाएगी? नेशनल इनकम इंक्रीज हो जाएगी. और यही इनकम डिवाइड होती है सभी लोगों में. सो जो भी चीजें आपके नेशनल इनकम में एडिशन करती हैं उन सभी को हम क्या बोल देते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटीज. इकोनॉमिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं व्हिच आर रिलेटेड विद मेंटल सेटिस्फैक्शन और डन फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन. फॉर एग्जांपल आपने किसी को हेल्प कर दिया, किसी को सपोर्ट कर दिया जिसके बदले में आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो वो सभी एक्टिविटीज किसका पार्ट है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. तो यहाँ पे जो भी चीजें वैल्यू एडिशन करती हैं वो सिर्फ कौन सी एक्टिविटीज होती है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिकॉज इन एक्टिविटीज को हम प्रॉफिट मोटिव के लिए ही कंप्लीट करते हैं. अब यही जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं दीज आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, मार्केट एंड नॉन मार्केट इकोनॉमीज. इनका हम एक और डिवीजन देखेंगे मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज में. नाउ द मेन डिफरेंस बिटवीन मार्केट and non-market activities is that market activities involve remuneration to anyone who performs. ये वो एक्टिविटीज हैं जिसमें जो भी इस काम को करेगा उसके बदले में उसको रेमुनरेशन मिलेगा. फॉर एग्जांपल सैलरी मिल जाएंगी, वेजेस मिल जाएंगी. इट मीन्स आप पे कर रहे हैं. रेमुनरेशन मीन्स द पेमेंट. किसी भी वे में आप कर रहे हैं. तो वो सभी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं? मार्केट एक्टिविटीज. बट इस केस में जो पेमेंट मिल रही है या तो प्रॉफिट मिल रहा है या पेमेंट मिल रही है. अगर आप ओनर हैं, पार्टनर हैं तो आपको प्रॉफिट मिलेगा. अगर आप एम्प्लॉई हैं तो आपको सैलरीज मिलेंगी. बट इन केस ऑफ नॉन मार्केट एक्टिविटीज प्रोडक्शन इज डन फॉर सेल्फ कंजप्शन. फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर ने अपने प्लॉट पे कल्टीवेशन किया और सेल्फ कंज्यूम कर लिया. सो दैट एक्टिविटी इज नोन एज नॉन मार्केट एक्टिविटी.
because that is not done for earning profit, that is only done for their self consumption needs. I think clear हो गया है difference between market and non market activities. Now the next point is first of all I am writing here the meaning of these activities. First is market activities. These activities involves remuneration. Remuneration means the payment जो कि आपको रिवॉर्ड में मिलेगी जो आपने सर्विसेज प्रोवाइड की हैं टू एनीवन मीन्स हु इज परफॉर्मिंग दैट एक्टिविटी, जो भी उस काम को कंप्लीट कर रहा है, हु परफॉर्म्स, जो भी वर्क करता है उसे रेमुनरेशन मिलेगा. तो वो एक्टिविटीज कौन सी होंगी? मार्केट एक्टिविटीज. ईदर देयर इज अ पेमेंट और अ प्रॉफिट पार्ट विच इज डिवाइडेड. या तो आप प्रॉफिट ले रहे हैं या फिर आपको पेमेंट मिल रही है. पेमेंट मीन्स आपको सैलरीज या वेजेस दी जा रही है. नेक्स्ट इज non market activities where there is no payment because these activities are done for self consumption. ये एक्टिविटीज हम किस लिए करते हैं? सेल्फ कंज्यूम करने के लिए. एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, अगर एक फार्मर कल्टीवेट कर रहा है अपने फार्म को, तो ये किस लिए कल्टीवेट कर रहा है? सेल्फ कंजप्शन के लिए कल्टीवेट कर रहा है. सो ये एक्टिविटी क्या होगी? नॉन मार्केट, बिकॉज वो उसे सेल नहीं करेगा प्रॉफिट्स अर्न करने के लिए. बट इस केस में जो भी एक्टिविटीज हो रही है वो इसीलिए की जा रही है ताकि आपको उसके बदले में रेमुनरेशन मिले. इट मीन्स ये मार्केट एक्टिविटीज. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन ऑफ लेबर. नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ लेबर. डिवीजन ऑफ लेबर हेयर मीन्स जो डिफरेंसेस हम करते हैं जेंडर बेसिस पे. अगर हम हिस्टोरिकल और कल्चरल रीजंस देखें तो मेन और विमेन जो हैं फैमिली में उनके वर्क ऑलरेडी डिवाइडेड ही होते हैं. जो विमेन्स हैं मेनली वो एंगेज रहती हैं डोमेस्टिक कोर्स में और जो मेन्स हैं वो अर्निंग एक्टिविटीज में. सो देयर इज अ डिवीजन. इफ वी आर टेकिंग द एग्जांपल्स ऑफ आवर हिस्टोरिकल एंड कल्चरल एरियाज, अगर हम उनको देखते हैं तो मेन और वीमेन में हमारी फैमिलीज में डिफरेंसेस हैं. एक एग्जाम्पल हमने लिया था जिसमें हमने सकल और विलास की स्टडी की. तो जो सकल्स की मदर है, सकल की जो मदर है वो यहाँ पे घर के काम करती हैं. इट मीन्स शी इज बिजी इन कुकिंग फूड, देन क्लीन यूटेंसिल्स, वॉशेस क्लोथ्स, देन आफ्टर दैट क्लीन्स द हाउस एंड लुक्स आफ्टर देयर चिल्ड्रन. वो अपने बच्चों का ध्यान भी रखती है. बट फॉर दैट she was not paid. उसके लिए उसे कोई पेमेंट नहीं मिल रही बिकॉज she is involved in domestic course. It means यहाँ पे जो सर्विसेज डिलीवर हो रही हैं फैमिली के लिए हो रही हैं, इन द फैमिली हो रही हैं. सो उसके लिए उसे कोई पेमेंट नहीं मिलती है. सो इट मीन्स द हाउस होल्ड वर्क डन बाय द वुमेन इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द नेशनल इनकम. इसीलिए ये जो वर्क है मीन्स जो हाउस होल्ड वर्क उसने कंप्लीट किया, हाउस होल्ड वर्क का कोई रिकॉग्निशन आपका नेशनल इनकम में नहीं होता है. जबकि हम अभी क्या डिस्कस कर रहे थे कि अगर कोई भी एक्टिविटी आप करते हो तो नेशनल इनकम का पार्ट होनी चाहिए. बट इस केस में जो हाउस होल्ड वर्क है उसको कहीं पे भी आप रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं जो वुमेन्स घर पे करती हैं और नेशनल इनकम का वो पार्ट नहीं होता है. आफ्टर दैट दे आर पेड ओनली व्हेन दे एंटर द लेबर मार्केट, बिकॉज इन चीज़ों की पेमेंट भी नहीं है. सिर्फ कब पेमेंट होगी? जब यही सब चीज़ें कहाँ पे की जाएँ? मार्केट एक्टिविटीज में कन्वर्ट हो जाए. तो ओनली पेमेंट इज देयर व्हेन दे आर एंगेज्ड इन एनी मार्केट एक्टिविटी. वो किसी मार्केट एक्टिविटी में एंगेज होंगी तो ऐसा हो जाएगा. एग्जाम्पल हमने इसका भी लिया था, विलास की जो मदर है वो मार्केट एक्टिविटीज में एंगेज थी, फिश सेल करने का वो वर्क करती थी. सो वो उसे पेमेंट भी मिल रहा था. इट मीन्स पेमेंट कब होगी? जब आप कोई मार्केट एक्टिविटी करोगे, अदरवाइज आपको उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी और उनका कोई नेशनल इनकम में काउंट उनको नहीं किया जाएगा. सो अब इस चीज़ से ये क्लियर होता है एक मार्केट में एक पर्सन कब वर्किंग हो सकता है? जब बेटर अर्निंग उसको चाहिए तो. बिकॉज ऑफ 2 reasons ही और शी इज एबल टू वर्क इन मार्केट एंड अर्न प्रॉफिट्स.
और वो 2 रीजंस आपके क्या होंगे, एजुकेशन और हेल्थ. तो मेनली वी कैन से दैट एजुकेशन एंड स्किल एजुकेशन एंड स्किल, स्किल मीन्स किसी काम को बहुत बेटर वे में करना. दीज आर द मेजर डिटर्मिनेंट्स education and skill are the major determinants of the earning of any individual in the market. किसी भी इंडिविजुअल को अगर बेटर अर्निंग्स मार्केट में करनी है तो 2 ही मेजर डिटर्मिनेंट्स हैं, या वो एजुकेटेड है और साथ में वो स्किल्ड है. अदरवाइज वो ऐसा कोई वर्क नहीं कर पाएगा जिसके लिए उसको पेमेंट्स मिले. बिकॉज इसमें अगर हम एग्जांपल लेते हैं विमेंस का, इंडिया में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के साथ साथ लिटरेसी रेट में भी डिस्क्रिमिनेशन है विमेंस और मेंस में. तो उसी एग्जांपल को हम यहाँ पे रिलेट कर रहे हैं दैट अ मेजॉरिटी ऑफ विमेन मीन्स जो मैक्सिमम विमेन्स हैं इंडिया में, जो परसेंटेज है, हैव मैग्रे एजुकेशन मीन्स वेरी मिनिमम, बहुत ही कम एजुकेटेड वो लोग मिलती हैं. और जब कम एजुकेशन होगी इट मीन्स ना तो स्किल फॉर्मेशन प्रॉपर हुआ है, इसीलिए उनको पेमेंट भी क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी. एंड ऑल्सो देयर इज प्रॉब्लम ऑफ लो स्किल फॉर्मेशन. सो बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन दे पेड लो कंपेयर टू मेन, इसीलिए उनको मेन के कंपैरिजन में कम पेमेंट्स दिए जाएंगे. और साथ में कोई उनकी जॉब की सिक्योरिटी उनके पास नहीं होगी. सो इट मीन्स ये जो एम्प्लॉयमेंट होगी, काम तो वो कर रहे हैं बट दिस एम्प्लॉयमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इररेगुलर एंड लो इनकम. बिकॉज इररेगुलर वर्क वो कर रही है, कोई परमानेंट जॉब्स नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है और उनकी इनकम भी बहुत ही लो है. बट इसी केस में अगर ये विमेंस एजुकेटेड हों और स्किल्ड भी हों तो इनकी जो इनकम का लेवल है वो इंक्रीज हो सकता है. इट मीन्स अगर ये एजुकेटेड हैं और स्किल्ड हैं तो यही जो इनकम का लेवल है ये एट पार भी जा सकता है. एट पार मीन्स इक्विवेलेंट टू मेन, जितना मेन को पेमेंट मिलती है उतनी ही पेमेंट वुमेन्स को भी मिल सकती है अगर वो एजुकेटेड एंड स्किल्ड हो. तो इससे क्या क्लियर होता है, एजुकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी पर्सन की अर्निंग्स को इंक्रीज और डिक्रीज करने में. सो नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड विद दिस टॉपिक, that is quality of population, which includes 2 basic criterias, education and health. That how education and health are the 2 determinants or helpful in preparing the population qualitative. वो कैसे उनको quality population में convert कर सकती है. So now the next topic is quality of population or we can say quality population. सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं. पॉपुलेशन, क्वालिटी पॉपुलेशन बनती कब है? ये हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन है जिसे हम कभी बर्डन, कभी लायबिलिटी या फिर एसेट्स बोल देते हैं. अब यही पॉपुलेशन आपकी क्वालिटी पॉपुलेशन में कब कन्वर्ट होगी? When there is addition of 2 things, एजुकेशन एंड हेल्थ. जैसे ही ये 2 चीजें ऐड हो जाएंगी तो यही पॉपुलेशन आपकी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, क्वालिटी पॉपुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगी. इट मीन्स वी कैन से दैट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन. अब हेल्थ किस तरीके से इंडिकेट होगी, विद द हेल्प ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. अब अगर एक पर्सन प्रॉपरली स्किल्ड है, एजुकेटेड है तो क्वालिटी पॉपुलेशन है, बिकॉज अच्छा काम कर सकता है, एफिशिएंसी इंक्रीज हो रही है. हेल्दी है, किससे पता लगेगा, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज्यादा है, इट मीन्स वो हेल्दी है. अगर कम है इट मीन्स वो लेस हेल्दी है. अब यही चीजें, यही क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है ये क्या डिसाइड करती है, इट डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री. इट मीन्स कंट्री कितना डेवलप होगा, कितनी ग्रोथ करेगा, ये किस पे डिपेंड करता है,
ये आपका डिपेंड करता है क्वालिटी पॉपुलेशन पे। ज्यादा लोग क्वालिटी पॉपुलेशन का पार्ट है, इट मींस प्रोडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा होगी, उतनी ही इनकम इंक्रीज होगी और ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी। जापान का एग्जांपल हमने लिया था, वहां पे यही चीज फॉलो होती है, इसीलिए उनकी कंट्री की ग्रोथ क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज ना होने के बाद भी वो क्वालिटी पॉपुलेशन पर डिपेंडेंट है, इसीलिए उनकी जो स्टेटस है प्रेजेंट वो डेवलप्ड नेशंस में है। सो इसीलिए ये ग्रोथ को डिसाइड करता है। आफ्टर दैट अगर इसी सिचुएशन को रिवर्स कर दें हम, इलिटरेट और अनहेल्दी पॉपुलेशन है तो दैट इज लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, तो वो पॉपुलेशन क्या बन जाएगी, लाइबिलिटी बन जाएगी। और लिटरेट और हेल्दी पॉपुलेशन होगी तो वो क्या बन जाएगी, एसेट बन जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है ये आपके लिए क्या है, एसेट है। अगर यही रिवर्स हो जाती है, ऑपोजिट हो जाता है इसका, इलिटरेट है, अनहेल्दी है, तो इट बिकम्स लाइबिलिटी फॉर द इकोनॉमी, वही पॉपुलेशन आपकी लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि एजुकेशन कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पॉपुलेशन को क्वालिटी पॉपुलेशन में कन्वर्ट करने के लिए। गवर्नमेंट ने क्या डिफरेंट स्टेप्स लिए हैं इंडिया में क्वालिटी पॉपुलेशन का जो रेशो है उसे इंक्रीज करने के लिए। Now the point is related with education. Actually we saw here that education was an important input for the growth of circle. हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था, according to that education was a very important input for him. उसके लिए बहुत ही important वो चीज रही, because जो सर्कल की ग्रोथ है, उसका जो करियर था, जो उसकी एजुकेशन थी, वो किन चीजों पे उसकी ग्रोथ डिपेंड करती है, कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एजुकेशन, वो एजुकेशन पे डिपेंड करती है। बिकॉज एजुकेशन के बाद ही उसके लिए बहुत सारे न्यू हॉरिजन सेटअप हुए, मीन्स उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ, वो अपलिफ्ट हुआ। इसके बाद न्यू एस्पिरेशंस, उसने और बहुत सारी चीज़ों को प्लान करना, अपनी और नेक्स्ट चीज़ों पे पॉलिसीज़ को मेंटेन करना स्टार्ट किया कि कैसे वो और ज़्यादा बेटर कर सकता है। इसके बाद उसने अपनी बहुत सारी जो वैल्यूज थी लाइफ की, जिस तरीके से वो अब तक चलता आया था, उन चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा डेवलप किया। सो ये सभी चीज़ें किस पे डिपेंड कर रही थी, एजुकेशन पे। इट मीन्स वी कैन से दैट एजुकेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द सोसाइटी ऑल्सो, बिकॉज उसने एक एजुकेशन की हेल्प से, एक पर्सन अगर एजुकेटेड है तो जो सॉफ्टवेयर सर्कल ने प्रिपेयर किया उसका सपोर्ट बहुत सारी कंपनीज को मिला और सोसाइटीज में वर्क इंक्रीज हुआ। इट मीन्स एक पर्सन की ग्रोथ ने बहुत सारे लोगों को और भी बेनिफिट प्रोवाइड किया। सो हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन की ग्रोथ के लिए वर्क नहीं करती है, वो किस पे डिपेंडेंट होती है, सोसाइटी की ग्रोथ पे भी डिपेंडेंट होती है। सॉरी, सोसाइटी की ग्रोथ भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है। सो वी कैन से दैट एजुकेशन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स, किस चीज के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करता है, टुवर्ड्स द सोसाइटी। ये सोसाइटी के लिए भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन और रोल प्ले करता है। और कंट्रीब्यूशन मींस जैसे ही कोई चीज कहीं पे डेवलपमेंट कर रही है या सपोर्ट कर रही है तो ऑटोमेटिकली वो क्या इंक्रीज करता है, नेशनल इनकम इंक्रीज होगी। नेशनल इनकम के साथ साथ कल्चरल रिचनेस, जो भी कंट्रीज नेशनल इनकम को इंक्रीज करते हैं उनका कल्चर है उसके ऊपर भी वो फोकस्ड होते हैं, तो कल्चरल रिचनेस मींस वो भी इंक्रीज होता है, बढ़ता है। और हमारे कल्चर को बहुत से लोग जानते हैं, हम उसे रख सकते हैं, एस्टेब्लिश रख सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। आफ्टर दैट इंक्रीज इन द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस, एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो किससे रिलेट कर रहे हैं, सभी एजुकेशन से। एक पर्सन एजुकेटेड है तो सोसाइटी को उसका इतना बेनिफिट मिल रहा है कि बहुत सारे डिफरेंट एरियाज जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं। It means education plays a very important role in converting the normal population into quality population. So ये बहुत important role यहाँ पे play कर रही है। अब इसके बाद कुछ points हैं जो relate करते हैं education को develop करने से, कि किस तरीके से education में development हुए, क्या क्या steps government भी यहाँ पे ले रही है और कौन से changes किए गए हैं। So सबसे first point जो है वो relate करता है that there is now a provision made for providing universal access. Universal access means हर जगह available हो जाना, जहाँ पे लोग पहुँच सके, स्टूडेंट स्कूल्स तक आ सके, कॉलेजेस तक आ सके। अब यूनिवर्सल एक्सेस के साथ साथ रिटेंशन,
उनको रोक के रखना। हमने एक पॉलिसी देखी ना, मिड डे मील्स, उनका मोटिव क्या है कि उसी के वजह से हम पॉपुलेशन को स्कूल्स में रिटेन कर सकते हैं, रोक के रख सकते हैं। तो एक तरीके से वो उनको बेनिफिट इसलिए दिया जा रहा है ताकि मैक्सिमम पॉपुलेशन को एजुकेटेड बनाया जा सके। तो यूनिवर्सली एक्सेस हो गया। इसके बाद रिटेंशन है, एंड ऑल्सो दे आर इम्प्रूविंग देयर क्वालिटी। एलिमेंट्री एजुकेशन जो है मीन्स 8th क्लास तक के, अप टू 8th क्लास जो एजुकेशन दी जा रही है, और बेसिकली गर्ल्स पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो इन तीनों चीज़ों को लेकर उस पर फोकस्ड है गवर्नमेंट, जिसके लिए वो वर्क कर रही है। अब इसी एक्सेस को इंक्रीज करने के लिए, यूनिवर्सली रिटेंशन बढ़ाने के लिए क्या किया गया है, एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है बहुत से डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट स्कूल्स का, जिसमें नवोदय विद्यालय सबसे मेन एग्जाम्पल है। नवोदय विद्यालय जिनको हर एक डिस्ट्रिक्ट में ओपन किया जा रहा है, इनके जो स्कूल्स हैं इनको सेटअप किया जा रहा है। आफ्टर दैट गवर्नमेंट किस पे फोकस्ड हो गई है, वोकेशनल कोर्सेज पे। वोकेशनल कोर्सेज आर रिलेटेड विद ऑक्यूपेशनल कोर्सेज, मीन्स कोई ना कोई ऑक्यूपेशन आप ज्वाइन कर पाएंगे जैसे आप इन कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो वोकेशनल स्ट्रीम्स हैं उन्हें गवर्नमेंट डेवलप करने के लिए वर्क कर रही है, और बहुत सी वोकेशनल स्ट्रीम्स को सेटअप कर भी लिया गया है ताकि स्कूल एजुकेशन के साथ साथ इनको कंटिन्यू किया जा सके। ये बेसिकली उन लोगों के लिए ज़्यादा हेल्पफुल है जो पुअर सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिनके लिए एक लॉन्ग टाइम पीरियड सिर्फ एजुकेशन को देना पॉसिबल नहीं है, उनके साथ साथ अर्निंग्स भी होनी चाहिए। तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने जो प्लान है, गवर्नमेंट का प्लान आउटले जो एक्सपेंसेस गवर्नमेंट करती है एजुकेशन पे, उन्हें इंक्रीज कर दिया है। यही जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग 150 करोड़ रुपीस जो हैं, फर्स्ट प्लान जो हमारा बना था 1951 से 56 में आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें एजुकेशन पे कितना खर्चा था गवर्नमेंट की तरफ से, 151 करोड़ का। अब यही जो एक्सपेंडिचर है 11th प्लान के अकॉर्डिंग 3766.90 करोड़ पे पहुंच चुका है, और ये 11th प्लान है। इट मीन्स कंटिन्यूसली गवर्नमेंट एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज करती जा रही है ताकि उसका जो क्राइटेरिया है, जो लेवल है और जो पॉपुलेशन का लेवल है उसको बेटर वे में इंक्रीज कर सके। सेम इसी तरीके से गवर्नमेंट ने बहुत से एक्सपेंडिचर्स का परसेंटेज इंक्रीज किया है, जिसमें अभी लास्ट पॉइंट हमारा प्लान से मैच कर रहा है, सेम इसी से एक और पॉइंट हमारा रिलेट करता है, दैट द एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। पहले जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर्स थे एजुकेशन पे जो गवर्नमेंट की तरफ से किए जा रहे थे, अब उनका परसेंटेज भी जीडीपी में इंक्रीज हो रहा है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। अब हम उसे भी क्या मानते हैं कि जीडीपी ग्रोथ है ऑटोमेटिकली, जो 1951-52 में 0.64% थी और प्रेजेंटली 0.64 से इंक्रीज होके यही रेशियो हमारा 3.3% पे पहुंच चुका है। अगर हम डेटास देख रहे हैं 2013 और 11 के 14 के सॉरी, तो इट मीन्स यहाँ पे एक इंक्रीज है, ग्रोथ हो रही है परसेंटेज वाइज भी एजुकेशन के ऊपर जो एक्सपेंडिचर्स हैं उन पे। इसके साथ साथ लिटरेसी रेट भी इम्प्रूव हो रहा है ऑटोमेटिकली। जब ज़्यादा स्कूल्स होंगे, एक्सेसिबल हो जाएंगे, हर जगह लोग पहुंच सकेंगे, तो उससे क्या इंक्रीज होगा, लिटरेसी रेट, जो कि 18% से 1951 में जो 18% था वो 74% पे आ गया है अकॉर्डिंग टू 2010 एंड 11। सो इट मीन्स कंटिन्यूअसली एजुकेशन लेवल जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। अब इसके साथ साथ लिटरेसी जो है वो सिर्फ एक राइट नहीं है कि हमें वो मिलना चाहिए, एक्चुअली वो एक नीड भी है। आप एजुकेटेड हो तो आप अच्छे अर्नर भी हो, अदरवाइज आप अर्निंग नहीं कर पाओगे, आप डिपेंडेंट हो जाओगे, आप सेल्फ डिपेंडेंट कभी नहीं हो पाओगे। सो इसीलिए लिटरेसी रेट जितना हमारा राइट है उतनी हमारी नीड भी है। तो इसके लिए सिटीजन्स को भी एफर्ट करना चाहिए कि वो एजुकेशन ले सकें। गवर्नमेंट अगर एक्सेसिबल भी बना देती है, उसके बाद भी अगर सिटीजन्स नहीं आ रहे हैं उन चीज़ों के लिए, तो गवर्नमेंट के प्लान्स सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सो इसीलिए एजुकेशन को एक नीड समझ के सिटीजन्स को भी स्टेप लेना चाहिए।